सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानशु सिंह बटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी बिजनेस स्टडी का आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसी में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। राइट, वी ऑलरेडी सीन जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिए थे 14, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो जब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आपको एक नाम और मिलेगा इसमें, जो टेलर्स का है। राइट, तो टेलर जो एफ डब्ल्यू टेलर थे, उन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल के साथ साथ उन्होंने टेक्निक भी बताई थी उसको करने की। राइट, उसको किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल सी द प्रिंसिपल, क्या क्या प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे। वी विल डिस्कस दैट पार्ट along with the questions as well, so you will get an understanding about it। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे एंड आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू, सो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हेयर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है जी, हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब क्या है इसका? मतलब ये है भैया, पहले आपने जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑलरेडी देख लिए। ठीक है, तो जो अपना हेनरी फेयल था, उसने आपको कुछ प्रिंसिपल दिए थे जनरल वाले, वो आपने ऑलरेडी देख लिए। अब यहाँ पे एक बंदा आता है एफ डब्ल्यू टेलर के नाम से। राइट, सो ये जो है एफ डब्ल्यू टेलर जो है, इन्होंने इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये था कि इन्होंने जितने भी अभी आपके पर्टिकुलर आप देखोगे, राइट, तो जितने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये हमेशा साइंस की बात करते थे। ये कहते थे भैया आपको अगर कोई काम करना है तो वो साइंस के अकॉर्डिंग करो, ऐसे वो काम नहीं होता, साइंस के अकॉर्डिंग वो काम होना चाहिए। राइट, अब इसमें पर्टिकुलरली इन्होंने ये बताया था, इनका फुल नेम वैसे फेडरिक विंस्लो था। राइट, विंस्लो। ठीक है, तो इनका पूरा नाम ये था एंड इनका अगर बात करें ड्यूरेशन जो रही थी, जन्म इनका कब हुआ था और कितना रहा था इनका ड्यूरेशन, तो करीबन 1856 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये करीबन करीबन 1915 के आसपास तक रहे थे हमारे पास। राइट, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्हें कहा जाता है, तो अकॉर्डिंगली इनका जो है इसमें प्रोसीड होता है। तो इन इन शॉर्ट 1856 से करीबन करीबन 1915 तक ये रहे थे। ठीक है, ये इनकी जर्नी है। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, काफी कुछ किया इन्होंने, लेकिन मेनली जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनते हैं। प्रिंसिपल के साथ साथ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऐसा नहीं करा कि बस प्रिंसिपल दे दिया और कुछ नहीं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा भैया मैं जो प्रिंसिपल दे रहा हूँ ना आपको, ठीक है, वट एवर प्रिंसिपल आई एम गिविंग, इन्होंने वैसे 4 प्रिंसिपल दिए थे, अभी हम पढ़ेंगे उसे। उसको अप्लाई करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होनी है, वो टेक्निक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आज ही लेक्चर में हम प्रिंसिपल देखेंगे, देन नेक्स्ट जो भी आपका रहेगा उसमें आई थिंक वी विल डिस्कस अबाउट द। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल देख लेते हैं एक बार इनके। इन्होंने पहला प्रिंसिपल दिया था साइंस नॉट रूल। राइट, मतलब इनका कहने का मतलब था भैया हर चीज जो होती है ना, वो साइंस के हिसाब से होती है। जब इन्होंने जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल दी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, वो जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं है। तो ये कहते हैं भैया साइंस फॉलो करो आप। ठीक है, किसी काम को करने का जो तरीका है उसके पीछे जो साइंस है लगी हुई है उसको फॉलो करो। नॉट रूल, इसको हम नॉट रूल ऑफ थंब भी बोलते हैं। ठीक है, नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये हुआ कि भैया साइंस के अकॉर्डिंग चीजें फॉलो करो, ऐसा नहीं कि तुक्के मार रहे हो आप। ठीक है, कोई रूल ऑफ फॉर्म इसमें थंब आपको यूज नहीं करना है। मतलब क्या हुआ, ये कहते हैं भाई किसी भी काम को करने का, एनी वर्क, ठीक है, किसी फैक्ट्री में कोई भी काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कोई भी काम हो रहा है, उसको करने का एक सही तरीका ढूंढ लो। ठीक है, वन बेस्ट वे टू डू इट। राइट, वन बेस्ट वे टू डू इट। अब वो अच्छा तरीका कैसे ढूंढोगे आप? ऐसा तो है नहीं आपने पहली बार में करा और तरीका आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना होता है, एक एनवायरमेंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, मान लो आप वॉच बना रहे हो, ठीक है, या मान लो आप शूज बना रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया पर्टिकुलरली इस वॉच को बनाने में या इस शूज को बनाने में मेरा टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, और टाइम में एक एक सेकंड गिन रहे हो आप। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, इतना मशीन में गया, इतनी चीज हुई, तो मेरे को एग्जैक्ट टाइम पता चल गया कि भैया मेरा ये शूज जो है करीबन 28 मिनट्स में बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, एक शूज मेरा मतलब एक जो पेयर है वो 28 मिनट्स में बन के तैयार हो जाता है, अगर मैं हैंड से नॉर्मल हैंडमेड बना रहा हूं। और अगर मैं मशीन्स का यूज कर रहा हूं तो करीबन 12 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। ये साइंटिफिक डेटा है, और ये ऐसा नहीं है एक दो, इन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड वे में 100 पैरामीटर में मान लो 100 बार इन्होंने टेस्टिंग कर ली, और 100 बार रिजल्ट यही आ रहा है। अगर मैनुअली बना रहे हो तो 28 मिनट लग रहा है, और अगर मशीन से बना रहे हो तो 12 मिनट की लग रही है पूरा उसे फिनिश करने में। ठीक है, अब इन्होंने ये ढूंढ लिया। ठीक है, अब जब ये काम करेंगे, जब ये शूज बनाएंगे, तो इन्हें पता है भैया मेरा मशीन से बनाने में इतना टाइम लग रहा है 12 मिनट का। और अगर हैंड्स ऑन कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट मान लो शूज होते हैं जिनको हैंड से ही आपको बनाना होता है, तो उसको
जब आप हैंडलूम से बना रहे हो तो उसमें 28 मिनट लगते हैं। तो अब ये दे आर वेरी मच क्लियर, अभी तुक्का नहीं मार रहे कि यार चलो मशीन से बनाते हैं, हो सकता है 15-20 मिनट लग जाए, हो सकता है 25 मिनट लग जाए, नहीं, इन्हें पता है उससे 12 मिनट ही लगेंगे, राइट। अब हैंड से बना रहे, इन्हें पता है उससे 28 मिनट ही लगेंगे, राइट। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो इनका ये कहना था भैया साइंस से चलो, कोई रूल ऑफ थंब से नहीं चलना है आपको, नॉट रूल ऑफ थंब, राइट। साइंस से चलोगे तो बेटर रहेगा। साइंस का मतलब क्या है? इनका कहने का तरीका ये था कि भैया हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, एक बेस्ट तरीका होता है जिसमें आपका वो काम टाइमली भी होता है, ठीक है, जिसमें आपकी कॉस्टिंग भी ठीक ठाक लगती है, मतलब जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो लगती है, और उसके साथ साथ उस काम को करने के लिए जो अदर वेस्टेज होती है, लाइक मटेरियल, एनीथिंग जो भी आप उसमें यूज कर रहे हो, वो भी आपकी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, अगर आपको किसी काम को करने का एक सही तरीका पता हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एक मैकडी का एग्जांपल ले लो, आप सभी मैकडी गए होंगे, राइट। जो मैकडोनल्ड का एग्जांपल ले लो, तो मैकडोनल्ड क्या करता है? मैकडोनल्ड जब भी फ्रेंचाइजी बांटता है अपनी, ठीक है, वेन एवर दे आर शेयरिंग देयर फ्रेंचाइजी, तो उनका एक मॉडल है, उन्होंने एक मॉडल बना रखा है कि बर्गर बनाने में भैया इतना टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इनके सारे जैसे बर्गर का जो बन होता है वो, आपकी जो अंदर की टिक्की होती है वो, और जो स्टफ होता है वो ऑलरेडी इन्होंने बना रखा होता है, राइट। जब फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, ये ऑलरेडी बना के इन्हें देते हैं, राइट। जो मैकडोनल्ड वाले हैं, फॉर एग्जांपल आपने फ्रेंचाइजी ली, तो ये ऑलरेडी आपको बैक एंड से आ रहा है, आपको बस यहाँ पे इसको असेंबल करना है, और इन्हें पता है असेंबल करने में ज्यादा से ज्यादा, मतलब इनका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, विद इन 3 मिनट्स और विद इन 2 मिनट्स, विद इन 5 मिनट, उतना ही टाइम लगता है, राइट। तो इन्होंने उसका स्टैंडर्ड बना लिया, इन्होंने उसके पीछे साइंस कर ली, भैया ये सब बना हुआ आ रहा है, आपको बस इसके बीच में डाल के इसको गर्म करके एंड देन कस्टमर को सर्व करना है। इसीलिए आप देखते होंगे उसमें जो टाइम लगता है वो आपका अकॉर्डिंगली कम टाइम लगता है, मतलब हार्डली 3-4 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट आप मान लो, इतना टाइम लगता है, क्योंकि उनका टाइम इंटरनल फिक्स है कि भैया इतना टाइम इसमें लगना है। ऐसे ही पिज्जा हट में आप चले जाओ या डोमिनोज में चले जाओ, तो वहां पे आप देखोगे टाइम उनका पर्टिकुलरली उस हिसाब से ही रहता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को बनाने के लिए। तो ये कहते हैं भैया साइंस फॉलो करो, कोई रूल ऑफ थंब की जरूरत नहीं है फॉलो करने की, एक स्टैंडर्ड वे कर लो, एक ही तरीका है हर काम को सही करने का, एक तरीका होता है, वो तरीका ढूंढ लो, उस तरीका ढूंढने में टाइम लगा लो, राइट, ताकि बाद में वेस्टेज ना हो। तो दो क्वेश्चन देखो इसके, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। एक डिलीवरी कंपनी है, काउंट कर दिया एवरी सेकेंड इट टेक टू लोड पैकेज, राइट, एंड चेंज द रूट बेस्ड ऑन जीपीएस सैटेलाइट ट्रैफिक डेटा। सिंगल, इन्होंने क्या करा, सिंगल फास्टेस्ट जो पाथ था वो ले लिया। डिलीवरी कंपनी है, हर एक सेकंड नोट करती है कि भैया इतना टाइम लग रहा है किसमें, लोड पैकेजिंग में। उसके साथ साथ एक तरीका देख लिया कि भैया ये जो रूट है ना इस पे ट्रैफिक कम होता है, और इस पे एग्जैक्टली 10 मिनट में जो चीज है वो पहुंच जाती है कस्टमर पे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। तो इन्होंने ये फिगर आउट कर लिया कि भैया रास्ता ये है और कितना टाइम अकॉर्डिंगली लग रहा है, ये दोनों चीजें इन्होंने फिगर आउट कर ली। तो कौन सा प्रिंसिपल बता रहा है? इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब, तुक्का नहीं मार रहे यहाँ पे, कॉपरेशन नहीं है, इट्स अ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रूल ऑफ थंब नहीं है जी, ये साइंस है, प्रॉपरली इन्होंने देखा है, एग्जामाइन किया है, चेक किया है, देन अकॉर्डिंगली ये इन्होंने बनाया है, ठीक है जी। दैट इज अ साइंस। अब रेस्टोरेंट ओनर है, टेल करता है नए शेफ को, जस्ट थ्रो अ हैंडफुल सॉल्ट इन द सूप। कहता है जी आप जो सूप बना रहे हो ना उसमें ऐसे चुटकी भर से डाल दो, जो भी नमक डाल रहे हो या जो भी टेस्ट के लिए नमक डाल रहे हो उतना चुटकी भर से डाल दो, कोई डिसाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 कप सूप बना रहे हो तो उसमें डिसाइड होता है कि आधा चम्मच आपका जो है सॉल्ट डलेगा, ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। कहता है हाथ से नॉर्मल जो है जितना आ रहा है अकॉर्डिंगली डाल दो हिसाब से। तो ये क्या हुआ, ये रूल ऑफ थंब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी, एग्जैक्टनेस कुछ नहीं बनी हुई। एंड होप इट टेस्ट फाइन, राइट। व्हाट मेथड द रेस्टोरेंट मिस्टेकनली अंडरलेइंग, सो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या मिस्टेकनली रिलाइंग ऑन रूल ऑफ थंब पे रिलाई कर रहे हैं, जबकि इन्हें रिलाई किस पे करना चाहिए था, साइंस, बट नोट रूल ऑफ थंब। एग्जैक्ट बना दो भाई, 1 कप अगर बाउल आप बना रहे हो सूप का, तो उसमें आधा चम्मच आपका जो है नमक डल जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो ये सिंपल सी बात, इसका कहने का मतलब यही था एफडब्ल्यू टेलर का। ये फेडरर ये कहता था भैया आपको सिंपल सी बात समझनी है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो उस काम को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ढूंढ लो। उसमें आपके कॉस्ट हो गया, उसमें आपका रिसोर्स हो गया, उसमें आपका वेस्टेज हो गया, ये सब कुछ कम होती है, राइट। तो ये तरीका ढूंढ लोगे तो ये आपका पहला प्रिंसिपल हो गया, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, तुक्के नहीं मारने। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, राइट। हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, मान लो यहाँ पे ऑनर बैठा हुआ है, यहाँ पे वर्कर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बीच में हार्मनी का मतलब क्या हुआ, हार्मनी का मतलब ये थोड़ी हुआ कि वर्कर जो ऑनर है, जो कंपनी का ऑनर है वो डेली वर्कर से आके हाथ मिलाएगा, नहीं। हार्मनी का मतलब ये होता है कि भैया अगर वर्कर, फॉर एग्जांपल वर्कर है, ठीक है, वर्कर जो भी पर्टिकुलरली अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा कल्चर एनवायरनमेंट होना चाहिए कि अगर वर्कर किसी ने एक्स्ट्रा एफर्ट दिए, राइट,
एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर वो दे रहा है, तो आपको उसको जो भी उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, या जो भी ओटी का बेनिफिट आप उसे देते हो, या फिर फूड दे दिया आपने, तो अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपकी तरफ से भी होने चाहिए। अगर वर्कर एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल जनरल कंडीशन में लेते हैं, वर्कर की जो शिफ्ट है 8 आवर्स की है, राइट। अब 8 आवर्स की है, वो 2 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा है एज अ ओटी, क्योंकि उसे पता है ऑर्डर टाइम पे पूरा करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती उससे करवाना है, उसको इस कंडीशन में ले आना है ना, उसका माइंड मेकअप इस तरीके से कर लेना है कि भैया वो 2 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा है, विदाउट एनीथिंग, कि मतलब विदाउट ये सोचे कि मैं क्यों दे रहा हूं, राइट। उसके लिए क्यों देगा वो, सिंपल सी बात है, अगर आप उसको बेनिफिट दोगे, राइट, जो भी वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उसके लिए पे आउट करोगे, अगर उसकी वजह से इन फ्यूचर जैसे प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में उसको शेयरिंग दोगे। शेयरिंग कैसे दोगे प्रॉफिट में, आप बोनस के फॉर्म में उसे शेयरिंग दे रहे हो। मतलब ये कि एम्प्लॉय और जो ऑनर है उनके बीच जो रिलेशन होना चाहिए ना, वो एक हार्मोनाइज रिलेशन होना चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि आप जस्ट सिंपली एज अ ऑनर ट्रीट कर रहे हो उन्हें, ठीक है। आप ऑनर हो, वो एम्प्लॉय है, आप जस्ट वैसे ही उन्हें उस तरीके से ही देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए वर्कर है, काम तो करेगा ही ना मेरे पास आके, नहीं करेगा तो क्या खाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको एक हार्मनी क्रिएट करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, राइट। उस हार्मनी को क्रिएट करने के लिए अगर आप उन्हें कुछ बेनिफिट पास ऑन करा रहे हो, एट द एंड अगर आपका वर्कर खुश खुश रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा, राइट। तो वो हार्मनी होनी बहुत जरूरी है। उसे पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ तो इसका मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो कल्चर आपको क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, ठीक है जी। अब देखो क्या कहता है, एक फैक्ट्री ओनर है, ठीक है। एक फैक्ट्री ओनर क्या करता है, स्टार्ट करता है जी, फैक्ट्री ओनर स्टार्ट करता है गिविंग एम्प्लॉय द शेयर ऑफ एक्स्ट्रा मनी मेड दिस मंथ। जो भी एक्स्ट्रा मनी बना उसमें से कुछ शेयर एम्प्लॉय को भी दे देता है, ठीक है। कॉजिंग वर्कर टू स्टॉप प्रोटेस्टिंग एंड स्टार्ट स्माइलिंग। तो वो प्रोटेस्ट करना उन्होंने बंद कर दिया और स्माइल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कहता है द माइंडसेट शिफ्ट जो हुआ है, ये कैसे हुआ है, मोशन रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन, इंडिविजुअल। ऑब्वियसली मेंटल रिवॉल्यूशन। कैसे हुआ मेंटल, क्योंकि उन्हें पता भैया जो ऑनर है वो मेरे बारे में सोच रहा है एज अ वर्कर, राइट। अब ऑब्वियसली बात है, जब उसे बेनिफिट मिलेगा तो वो उसके बेनिफिट के लिए और एक्स्ट्रा काम करेगा ऑटोमेटिकली बिना कहे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, एक सॉफ्टवेयर ऑफिसर मैनेजर ट्रीट कोडर लाइक अ लेजी मशीन एंड द कोडर रिस्पॉन्ड डूइंग स्लोपी वर्क। स्लोपी इज बेसिकली विदाउट केयरिंग, राइट। वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है कि भाई काम टाइम पे पूरा हो, ठीक ठीक काम हो। ऑब्वियस ही बात है, जब आप उन्हें एज अ लेजी मशीन ट्रीट करोगे, तो देखा अगर आप मैनेजर को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, राइट, एज अ लेजी मशीन, तो वो भी आपको जो रिस्पॉन्ड करेगा स्लोपी वर्क की फॉर्म में ही करेगा। मतलब उसको कोई चिंता, वो काम तो कर रहा है लेकिन उसको कोई ये चिंता नहीं है कि ये काम ठीक हो, राइट। वो विदाउट एनी केयर वो काम करेगा, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग बस उसे आना है, काम करना है, इसलिए वो काम कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो काम ठीक हो, या इसलिए नहीं कर रहा है कि डेडलाइन मेट हो। जस्ट वो कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि करना है, राइट। सो विच प्रिंसिपल इज कंप्लीटली मिसिंग ऑफ से हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, ये मिसिंग है आपका, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे, आगे बढ़ो। प्रिंसिपल में वो क्या कहते हैं, कॉपरेशन होनी चाहिए नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब यहाँ पे कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ भैया, आप आपको पता होना चाहिए, मतलब ये दोनों के लिए, जो वर्कर है और जो ऑनर है, दोनों के लिए उन्हें पता होना चाहिए भैया, वर्कर जो है कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑनर वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के इंपॉर्टेंट है, राइट। ईच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर अदर। ये चीज उन्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये उन्हें पता होना चाहिए। वर्कर के लिए ऑनर इंपॉर्टेंट है, भैया सैलरी वहीं से आ रही है। और ऑनर के लिए वर्कर इंपॉर्टेंट है, भैया काम वहीं से हो रहा है, ठीक है। काम होगा नहीं, ऑर्डर जल्दी पूरा होगा नहीं, तो किस तरीके से वो ऑर्डर पूरा करेगा, ठीक है। तो एक कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है। यहां पे मान लो कोई डेडलाइंस है, वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो उनके साथ मैनेजमेंट भी वहां पे अवेलेबल है उनके पास, राइट। ऐसा नहीं है वर्कर को छोड़ दिया काम करने के लिए, राइट, ये तो करेंगे ही। मैनेजमेंट भी वहां पे अवेलेबल है, टाइम टाइम पे वो बता रहा है कि भाई इस तरीके से ये हो रहा है, इस तरीके से काम करना है, बीच बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि एक बार काम दे दिया और सीधा वो शाम को आ रहा है, नहीं, बीच बीच में आ रहा है, वो देख रहा है किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर कोई रिक्वायरमेंट आ रही है वहां पे तो उसको फुलफिल कर रहा है। तो बेसिकली इन शॉर्ट मतलब ये है कि भैया कोऑपरेशन होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने वर्कर के भरोसे छोड़ दिया सारा चीज, नहीं। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट सैलरी लेने आया क्या पंच इन पंच आउट करके, नहीं। जितने भी मैनेजर है वो अकॉर्डिंगली उसके साथ रहेंगे, वो अकॉर्डिंगली जो वर्कर का जो भी उन्हें नीड है, जो भी चीजें चाहिए वो और फॉर एग्जांपल अगर वो कोई हेल्प कर सकते हैं तो वो हेल्प भी करेंगे एट द सेम टाइम, राइट। अगर मान लो कोई ऑर्डर आ गया, अब उस ऑर्डर को कंप्लीट करना है, राइट, तो वर्कर की जिम्मेदारी थोड़ी है उस ऑर्डर को कंप्लीट करना, भैया वो तो अपनी कैपेसिटी में 100% जो कैपेसिटी है एफिशिएंसी में वो काम कर रहा है, लेकिन स्टिल ऑर्डर ही ज्यादा है तो कैसे होगा, तो उस टाइम मैनेजर को भी लगना पड़ेगा उसमें, ठीक है। जो मैनेजमेंट है उसको भी साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑर्डर पूरा होगा। तो कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन में टीम के बीच इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि भैया मैं तो मैनेजर हूं, मैं कैसे कर लूंगा काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब सोचना है तो अकॉर्डिंगली सबके बारे में सोचो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर वर्कर है तो वर्कर के बारे में सोचो, अकॉर्डिंगली अदर पर्सन है तो उनके बारे में भी सोचो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वांट टू ग्रो, राइट। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो कोऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअल में मत हो। जैसे आपने देखा था ना टीम स्पिरिट, जैसे वहां पे पिछली बार आपने शायद आपको याद होगा लेक्चर स्प्रिट डी कॉप्स एक का वहां पे लास्ट एक आपका प्रिंसिपल था, 14वां प्रिंसिपल, वो क्या कहता है टीम स्पिरिट की बात करेंगे तो वो भी सेम बात ये कर रहा है यहाँ पे। कहता है टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि भैया मैंने अपना काम कर दिया खत्म, मुझे क्या लेना टीम से, ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर शुड बी अ टीम वर्क, देयर शुड बी अ थिंक। जब मैंने वहां पे भी आपको बताया था स्प्रिट डी कॉप में कि भाई आप वहां पे वी यूज करोगे रेदर देन आई, राइट। हम यूज करोगे रेदर देन मैं। तो वहां पे इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया था। ऐसे ही ये बोल रहे हैं भैया कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं है कि मैंने कर दिया बस बहुत है, मैं ही जो हूँ मैं ही सारी चीजें देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कॉपरेशन के साथ टीम में अकॉर्डिंगली काम करना है, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, एक ऑनलाइन शॉपिंग वेयर हाउस है, सेटअप करता है एक सिस्टम वेयर मैनेजर वर्क साइड बाय साइड, देख रहे हो मैनेजर काम कर रहा है साइड बाय साइड विद द पैकर टू हेल्प क्लियर हैवी बॉक्सेस ड्यूरिंग अ बिजी फेस्टिवल सेल, जैसे फेस्टिवल सेल है। अब इनके पास क्या हुआ, इनके पास बल्क में ऑर्डर आ रहे हैं, अब बल्क में ऑर्डर आ रहे हैं तो उसे कंप्लीट भी तो करना है, इसमें मैनेजर भी साइड बाय साइड उसके पास लगा हुआ है, पैकर के साथ जो भी उसको हेल्प चाहिए अकॉर्डिंगली वो लगा हुआ है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है भैया कॉपरेशन है, इंडिविजुअलिज्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। A corporate manager tell the staff, do not share your work tricks with anyone, right? And I want to compete against each other to see who survive. ये कहता है जी अपना कोई अगर आपको ऐसी चीज पता लग रही है जो चीज उस काम को कम टाइम पे करते वो दूसरों के साथ शेयर मत करो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सरवाइव कर पाएगा। तो ऑब्वियसली कौन सा यहाँ पे कट थ्रोट एडवाइस वायलेट हुई है, कॉपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है। तो ये इसका तीसरा प्रिंसिपल था। तो अभी तक हमने तीन प्रिंसिपल देखे, एक चौथा और प्रिंसिपल है इसका। तो कॉपरेशन पहला हमने देखा था कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, सेकंड हमने हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, एंड देन हमने कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड लास्ट इसमें एक आता है आपका वो देख लेते हैं। तो कहता है डेवलपिंग ईच पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, जो भी उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है उस तक पहुंचाना। तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप रन करते हो ना तो ऑर्गेनाइजेशन में कभी ऐसा नहीं होता आप एक बंदे के भरोसे हो, ठीक है। एक पर्सन के भरोसे नहीं रहते कि भैया इसको सब पता है यही करेगा जो करेगा। आपको सबको ट्रेंड करना है उसके हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन को हायर किया, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर पोजिशन। तो आप क्या करते हो, इसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग देते हो, राइट। आपको पर्टिकुलर रिगरस ट्रेनिंग करवानी है इसकी, ताकि जब ये एक्चुअल फील्ड में काम करने जाए, जब ये एक्चुअल जो इसका डोमेन है उसमें काम करें तो वहां पे कुछ गलतियां ना करें, कुछ गलतियां ना करें। तो आपको हर एक पर्सन को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देके हर एक पर्सन की जो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है वो निकालनी है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई वर्कर है, ठीक है, इस वर्कर को मैंने प्रॉपर ट्रेन कर दिया, ठीक है, इसको मैंने परफेक्ट बना दिया, ठीक है। जो काम मान लो नॉर्मल जैसे वर्कर है, नॉर्मल जो वर्कर फैक्ट्री में अदर फैक्ट्री में, वो मान लो किसी शूज को बनाने में अगर मान लो 5 मिनट लेते हैं तो ये ओनली 3 मिनट ही लेता है, क्यों, क्योंकि ये एफिशिएंट है। इसकी एफिशिएंसी इतनी तरीके से है, इसको वो तरीके बता चले गए हैं, जब इसकी ट्रेनिंग हुई थी इसको वो तरीके बता दिए गए हैं जिससे ये टाइम जो है कम ले रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे ओवरऑल फायदा किसका हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का। भाई ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, कम टाइम पे प्रोडक्शन हो रही है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी किसकी बढ़ेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। आपको समझ आ रही है बात कर रही है। तो हर एक पर्सन को आपको इस तरीके से ट्रेन करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देके उसकी जो भी ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी एफिशिएंसी है उसको निकालना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए भैया 3 मिनट में बने तो 3 मिनट लैग, उसे ट्रेनिंग भी तो दो, ट्रेनिंग दो उसे, ट्रेन करो उस पर, पर्टिकुलरली हैंड्स ऑन दो, सारी चीजें उसको करो, देन देखो आपका कैसे काम होता है, राइट। ट्रेनिंग में एक ही बार कॉस्ट जाएगी लेकिन जो उसका बेनिफिट होगा वो बार बार होगा आपको, ठीक है। प्लस जब वो खुद ट्रेंड हो जाएगा तो जो भी न्यू आ रहे हैं वो उनको भी अकॉर्डिंगली ट्रेंड कर सकता है। तो कितनी कॉस्ट सेविंग हो रही है, तो इसमें यही बोला है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जितने भी पर्सन है वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे काम करे, इस लायक उन्हें बनाना है, ठीक है। ये कैसे होगा, ट्रेनिंग के थ्रू। तो वो ट्रेनिंग आपको रिग्रेस करवानी है जो भी न्यू ज्वाइनीज है उनकी, ठीक है जी। और इवन जो ऑलरेडी है, कोई नई चीज आ रही है, कोई नया फैक्ट आ रहा है तो उनकी भी ट्रेनिंग करवा के खत्म करो, ठीक है। कहता है एक एयरलाइन कंपनी है, केयरफुली टेस्टेड न्यू पायलट, ठीक है। न्यू पायलट उसने हायर करे होंगे तो उनको टेस्टिंग करा एंड पुट देम थ्रू द रेगुलर एंड द हाईटेक फ्लाइट साइमल्टेनियसली ट्रेनिंग एवरी सिंगल ईयर। हर सिंगल ईयर उनको जो है अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग भी कराई जाती है। तो ट्रेनिंग स्टैक विच
of the same, developing each person to their greatest efficiency. Training is a must module that should be incorporated in your organization, which is very important. एक टेक कंपनी है, हायर करती है ग्रेजुएट्स को, बट गिव जीरो ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं देती, ओल्ड कंप्यूटर एंड जीरो हेल्प, लीडिंग टेरेबल वर्क आउटपुट। ऑब्वियस ही बात है, कोई ट्रेनिंग दी नहीं है, पता ही नहीं उन्हें करना क्या आगे, राइट? उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्राइमरी लूज कर रहे हो आप ऑफ द बोथ द कंपनी? सो लैक ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी, प्रोस्पैरिटी भी नहीं है और एफिशिएंसी का भी शॉर्टेज है। तो ये चीज है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका एफडब्ल्यू टेलर आया था, ठीक है, वो सिंपल सी बात आपको बताता है, जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, भैया हर एक पर्सन की एफिशिएंसी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे आ जाओ। और आपका साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब है, ठीक है। बाकी कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म की हम बात नहीं कर रहे, हार्मनी होनी चाहिए, कोई डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो प्रिंसिपल्स है, ये आपके पूरे होते हैं, राइट? इसको गो थ्रू करो, केस स्टडी लगाओ, इसके ऊपर कोई डाउट आता है तो पूछो, ठीक है, कमेंट करो या मेल कर सकते हो आप, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट। अब नेक्स्ट में आई थिंक हम इसका टेक्निक करने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या टेक्निक इन्होंने दी थी जिसके थ्रू आप अपना जो है पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो चिट्ठा है वो कर सकते हो इजीली, ठीक है। वो कुछ टेक्निक्स है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो आई होप ये हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। कुछ इशू आता है, कुछ कंसर्न आता है तो आप पूछ सकते हो, राइट? आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर द सेम, राइट? एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एंड ऑल्सो विल मेट सून, राइट? टेक केयर।